अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड वी आर हेयर विद इन ये ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम यहाँ पे कर रहे थे क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। हमने ऑलरेडी सेट फर्स्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो ज़रूर उसको जाके देखें। अभी हमारा जो टारगेट है वो है सेट सेकंड। क्या है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का जो पेपर था 8th क्लास का मैथमेटिक्स का, किस तरह का आया था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम वहाँ पे यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे एंड होल एनालिटिकल डिस्कस करेंगे। और हमें यहाँ पे देखना होता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप कौन सी अप्रोच से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, बीच में कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो बच्चे, ये जो है ना, आपको जो मॉडल पेपर है कि आपका एग्जाम किस पैटर्न का है वो हमने ऑलरेडी बना दिया, बट ये है हमारे पास पीपीटी, ये पीपीपी है, ये होता है प्रीवियस ईयर पेपर। हम यहाँ पे इस सेशन में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि पिछली बार क्या पूछा गया था। आपको पता है कि जब नए पेपर बनते हैं तो उससे क्वेश्चन डाले जाते हैं पुराने वाले पेपर से भी। तो हम चाहते हैं कि अगर आपका जो नेक्स्ट पेपर है मैथ का, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसमें रिपीट होंगे तो वो आपको छूटना नहीं चाहिए। हमारा ये मुद्दा है यहाँ पे। और एक और बात, जो जम्मू के बच्चे हैं तो वो क्लेम कर रहे हैं सर हमारा जो पैटर्न है वो ओल्ड है और श्रीनगर वाले बच्चों का न्यू है। तो हम दोनों को कंसीडर करना है यहाँ पे, दोनों के मतलब जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को विद आवर टॉपिक। ऑलराइट, देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखा है, ऑफ कोर्स आप देखोगे तो ये क्लास 8 है, मॉडल पेपर है और ये है 2020 का। अब मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 40s हैं एंड ये 2 आवर आपको जो टाइम दिया जाएगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ छोटा सा मिलेगा, आपको इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये कोरोना के टाइम का था। हमें उसको नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के आए थे, क्या हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पेपर में आएगा तो हम उसको किस तरह टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बाइनॉमियल थ्योरम मिलेंगे, तो इसका मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा रिलेवेंस है। हमारे जो मेन क्वेश्चन है हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आइडेंटिफाई दी बाइनॉमियल्स। इसमें आपको क्या करना है, बाइनॉमियल्स को आइडेंटिफाई करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं ये बाइनॉमियल सिस्टम होती क्या है। तो एक होता है, इसमें कंसेप्ट आता है मोनोमियल, MONOMIAL। दूसरा होता है बाइनॉमियल, क्या होता है, बाइनॉमियल। एंड तीसरा होता है ट्राइनॉमियल, क्या होता है, ट्राइनॉमियल। तो याद रखना बच्चों, जहाँ पे एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे हमें एक टर्म मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसमें इसको देखोगे ए पार्ट यहाँ पे है मोनोमियल और उसके बाद आप डी पार्ट देखो तो ये भी है मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है। अब बाइनॉमियल जो होते हैं उसमें दो टर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं, दो टर्म्स होती हैं। तो आप ऑप्शन बी देखोगे, यहाँ पे है 3x + y, तो ये है बाइनॉमियल, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड साथ में क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर सी की बात करें तो ये आ जाता है, यहाँ पे 3 टर्म आ जाती है। तो 3 टर्म को हम बोलते हैं ट्राइनॉमियल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइनॉमियल्स। बट हमारा ये जो आंसर है इसमें तो हमें ये बताना था कि भाई इसमें बाइनॉमियल टर्म कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा 3x + y। ऑलराइट, अब करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप बच्चों के लिए, आप इसको आराम से देखें। क्या कहता है भाई, कहता है कोफिशिएंट ऑफ z, z जिसको आप बोलते हैं n5, यहाँ पे है 5 - 1/2 z इज। आपको बताना है कि यहाँ पे z का जो z है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो जो उसके साथ में होता है ना इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे आपको लिखना है 1/2 - 1/2, मगर ये बात याद रखना, ये -1/2 है, ये इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है ना। अच्छा, अब और किस तरह से निकाल पाओगे कोफिशिएंट में दिखा लेता हूँ। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाता है 3x + 2y, तो अब यहाँ पे y का अगर कोफिशिएंट मांगना है तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि आपको x का कोफिशिएंट बताना है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे -3 है तो आपको -3 चिपकाना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसको क्लियर करके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला साइड स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हमारे पास साइड स्क्वायर, ये एक स्क्वायर का एरिया होता है, तो क्या ये ठीक स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। लगे हाथों 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। इसको हम बोलेंगे ट्रू। पहले मैं लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, ट्रू, TRUE। अगर आपको पूछते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ जाता है साइड स्क्वायर। अगर वो पूछता है पैरीमीटर किसके बराबर है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पैरीमीटर की बात करता हूँ तो वो होता है 4 × साइड। याद रखना 4 × साइड हो गया था ना। रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल के एरिया किसके बराबर है, तो रेक्टेंगल के एरिया बराबर होता है बच्चों, एरिया में लिख लेता हूँ लेंथ × ब्रेड्थ। पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगर आपको पूछा गया तो आप ये लिखोगे। अगर उसका पैरामीटर पूछ लेता है रेक्टेंगल के पैरीमीटर, तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस लेंथ + ब्रेड्थ। ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। अच्छी तरह से सर्कल का भी आपको पता होगा, सर्कल का एरिया होता है πr² एंड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा नेक पॉइंट से अगर क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर तो आप वहाँ पे इजीली करके आ पाओगे।
होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखो ये कहता है 102 में थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए आसानी बने। यहाँ पे एक है 102, इसको ब्रेक करके लिखा है इसने, यहाँ पे लिखा है 100 into 1 प्लस 0 into 10 और प्लस क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। 100 into 1 किसके बराबर है भाई, ये आ जाएगा 100 के ही बराबर आएगा। प्लस 0 into 10 तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 102 है, मतलब 102 है और यहाँ पे 100 है, तो इसके साथ मैं क्या ऐड करूँगा, 2 ऐड करूँगा। तो ये जो स्पेस आएगी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यही क्वेश्चन नहीं आने वाले बट इस तरह की क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ, आप किस तरह सॉल्व करोगे उनको। इतना क्लियर है ना, आई होप सो बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या कहता है, कहता है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, अगर कोई हमारे पास नंबर है एक्स है, सपोज अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो क्या ये कंपलसरी है कि वो, मगर वो बाकी किस किस से डिवाइड हो सकता है, क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, क्या वो 6 से भी डिविजिबल है, या दोनों से, ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक नंबर ले लेते हैं, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर 27 ले लेते हैं जो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है 27, तो 9 से डिविजिबल करते हैं, 9 1 आर 9 3 आर 27। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 27 को मैं 3 से करता हूँ, 3 1 आर 3 3 9 आर 27। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास 0 है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या आ जाएगा कि वो सिर्फ जो 9 से डिविजिबल होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, बल्कि 6 से नहीं होता। तो इसमें से तो नहीं आएगा एंड इसमें से भी नहीं आएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही आ जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन फर्स्ट। अब हम सेक्शन सेकंड की तरफ चलते हैं। आपका जो पैटर्न उसमें हो सकता है 2-3 क्वेश्चन और हो, बट ओवरऑल आपको क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेंगे। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ, क्या कहता है, कैलकुलेट एरिया फिर ट्रेपीजियम। हमारे पास एक गिवन फिगर है, ये एक ट्रेपीजियम है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या करना है, इसके एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं भाई, ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसके 2 साइड आपस में पैरेलल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। याद रखना, एक तो पैरेलल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, और 2 साइड आपस में पैरेलल नहीं होते। अगर हम बात करें, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा एंड दिस विल द डी पार्ट। ठीक है ना, इसमें ए बी देखें तो ये सी डी के पैरेलल है, बट ए सी की बात करें तो ये बी डी के पैरेलल नहीं है। ये समवेयर यहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो हमारे पास ये ट्रेपीजियम होता है। आपको पता है स्क्वायर की क्या कैटेगरी अलग है, तो वो भी बता देता हूँ। स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसके ऑल साइड्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं स्क्वायर के, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ पहले। नाउ दिस इज बेटर। स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पे बना दूंगा मैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी, इसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगी। इसका मैंने बता दिया फार्मूला क्या होता है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। बट यहाँ पे हमारे पास ट्रेपीजियम पूछा गया, तो ट्रेपीजियम को सॉल्व करते हैं। ट्रेपीजियम का गिवन फिगर है, ठीक है ना। देखें तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड है, इसको मान लेते हैं ऊपर वाला साइड जो है ये ए है, नीचे वाला साइड ए है और ऊपर वाला साइड बी है। ठीक है ना, ऊपर वाला साइड कौन सा है, बी। तो बी की अगर हम लेंथ देखें तो वो 5 सेंटीमीटर है एंड ए की लेंथ देखें तो वो कितनी है भाई, लेट मी रिमूव हियर। तो वो ए की अगर हम देखें तो ए आता है 8 सेंटीमीटर। कितना आता है बच्चों, 8 सेंटीमीटर आता है। और देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक हाइट होती है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे एक हाइट है जो है 4 सेंटीमीटर। अब आपको ट्रेपीजियम के एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, याद रखना, एरिया बराबर होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। हमारे पास पैरेलल साइड क्या है, सपोज इसको मैंने माना है ए और इसको मैंने माना है बी, तो ये आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू जो इसकी हाइट होगी, और यहाँ पे हम कर देंगे एच कर देंगे। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। तो इसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर दूंगा ताकि हम इसको पूरा सॉल्व कर पाए। मैं लिख देता हूँ फ़ौरन से पहले ए बराबर होगा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले। तो हमने यहाँ पे लिखा अपना फार्मूला जो होता है ट्रेपीजियम के एरिया निकालने का फार्मूला होता है, हमने वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू हमने क्या देखा, तो ए की वैल्यू जो होती है 5 आती है, बी की वैल्यू हमने वहाँ पे 8 देखी, और जो हमारे पास हाइट है वो है 4 के बराबर। तो मैं काट देता हूँ 2 1 आर 2 2 2 आर 4। तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 और 5 किसके बराबर है, 13। 13 एंड 2 2 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 26 के बराबर आएगा। तो ट्रेपीजियम के एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा स्टाइलस में प्रॉब्लम है, लिखना उतना अच्छा नहीं जा रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो सॉरी फॉर दैट, बट आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है ई सबक का। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ, आई होप कि आपने ये किया होगा।
ये इसको मैं रब कर देता हूँ। एंड ये अगला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, तो आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास, -5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ईजी है। तो -5 को डबल बार लिखो को मैं रब कर देते हैं इसको, सॉरी फॉर दैट। -5 इंटू -5, आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 5 इंटू 5 25। इसको मल्टीपल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने इजी वाला मेथड चूज किया यहाँ पे। एंड आ जाते हैं, देखो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन अब आपको नहीं आते तो इसको सॉल्व करने का कोई तुक नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं सीधा। ये डेफिनेटली आने वाले हैं, ये नहीं आएगा बट इस पैटर्न के आएंगे। तो आपको पैटर्न आना चाहिए भाई, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे, आपको आप एलिजिबल हो जाए कि आप किस तरह ये सॉल्व कर पाएंगे। कहता है कि डिवाइड करना आपको इसको इससे, और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हमारे पास है 2y को किसी में यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास है यहाँ पे 2y है, और इसको किसी डिवाइड करना है ये भी मैं लिख देता हूँ। इसको करना है हमारे पास है 6y स्क्वायर प्लस 2y। ये हो गया हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है। स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा मसला होगा आप गाइस को, तो बेयर विद मी। अब क्या करना है, पहले हमें इसको खत्म करना पड़ता है। तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं इसके साथ ताकि 6y स्क्वायर आ जाए। तो आप बोलोगे सर आपको 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 और 6 में लिख दिया, y इंटू वाई बन जाएगा y स्क्वायर, हो गया। तो देख लेते हैं, इसको माइनस करूंगा, इसको भी मैं माइनस करूंगा, तो y 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस 2y है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी प्लस आएगा। अच्छा, ऐसा मैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ जो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 0 दे देगा। बोलो क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप सिर्फ अगर 2 को करते हो तो क्या आपको रिमाइंडर आएगा 2y आएगा। 2 इंटू 2y, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। 2 इंटू 2y अगर हम देखें तो ये 2y आता है, एंड अगर हम देखें तो इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 2 इंटू 2 4, सॉरी गाइज, ये यहाँ पे 4 आएगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी, तो हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 इंटू 2 ये होगा, हमारे पास 2 आएगा, एंड y तो अपनी जगह आ जाएगा, तो ये 2y ओवरऑल हमारे रिमाइंडर 0 के बराबर आया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। तो हम अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 3y प्लस 1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे नज़र लगाओ तो पहली बार हमने किया 3y और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें हमारा रिजल्ट आ गया 3y प्लस 1, आपका ये बन गया आंसर बन गया। इतना क्लियर है अच्छी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं हमारे पास, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सेक्शन बी कहता है आपको सब्सट्रैक्ट करना है इस वाली टर्म को, ये वाली टर्म है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म से, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट एक दूसरे से माइनस करना। तो ईजी है, मुझे लगता है अगर हम ना भी करें तो भी आप कर पाओगे ईजिली। यहाँ पे कर दें इसको, मुझे लगता है कि टाइम की खपत है। चलो ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ज़रा आप यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से एक बार देखो कि कहता है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको आपको माइनस करना है किससे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy, ठीक है ना। तो आपको ये तो सेम रखना है, इसके नीचे ला के इसको रखना है, मतलब ये ऊपर रहेगा और इससे माइनस करना है आपको ये वाली टर्म को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। याद रखना यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 नहीं है। हो गया इतना, ऑलरेडी इतना क्लियर हो गया। अब तो 5xy में से 3xy निकालोगे तो क्या बचेगा, बचे नीचे बचेगा 2xy, लिख दूँ यहाँ पे 2xy, इतना हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये भी माइनस है, नीचे ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, बट निशानी माइनस की रहेगी। 5 और 2 होते हैं 7yz, याद रखना जो जिसकी मतलब जो बड़ा होता है ना उसी का सिंबल यहाँ पे कैरी होता है। तो 5 बड़ा थे, इसके साथ माइनस है तो हमने माइनस लिखा। अब ये देखें, ये 2 है, ये प्लस है, ये क्या है, सॉरी ये प्लस है और ये ऊपर माइनस है। अब ये होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, बट बड़े के साथ यहाँ पे 7 2 से बड़ा है तो यहाँ पे 7 का प्लस हम लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लेंगे हम यहाँ पे प्लस सिंबल लेंगे, ठीक है। 7 में से 2 बाकी 5zx और प्लस 10xy ऐसे रखें, 10xyz को हम ऐसे ही रखेंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
यहाँ पे एक आइडेंटिटी दे रखी है और आपको इसी के हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कहता है हमें वहीं से कहता है यूज आपको करना है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका इस्तेमाल करके, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, यहीं पे ब्रेक करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखता हूँ एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में लिखता हूँ, मतलब एक्स हमें सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 पेन चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ तो विजिबल है, मोर विजिबल आ जाएगा। 100 प्लस 1 करूँगा तो ये होगा 101 और यहाँ पे मैं करूँगा N2 100 प्लस 2 करूँगा तो ये होगा 102। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, तो चलो चलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, लेके चलते हैं इसको कहीं दूर, यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस, फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए किसके बराबर हमारे पास 1 के बराबर है, एंड बी किसके बराबर है 2 के बराबर है, दोनों को प्लस करेंगे, एंड एक्स हमारे पास है 100 के बराबर है, एंड 2 प्लस है, आई थिंक यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 2 के बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा 1 के साथ 4 जीरो आएंगे क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, तो इसके बाद प्लस ये 3 आएगा, 3 इंटू 100 आता है 300 आता है, प्लस करेंगे 2 इंटू 1 आता है 2 के बराबर आता है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2 0 3 0 1। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमने फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने अपना आंसर यहाँ पे निकाल दिया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑफ कोर्स आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। इतना हो गया क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लेते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है, ठीक है ना। बार चार्ट की बात करें तो बार चार्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना ये होता है यूज्ड फॉर कंपैरिजन अमंग द कैटेगरी। जब आपको कैटेगरीज में डेटा दिया होता है तो आप वहाँ पे बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसकी बात करें तो पाई चार्ट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पाई चार्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना जब आपको सेगमेंट्स होती हैं या पार्ट किसी होल का। पाई चार्ट होता है आपके लिए कुछ इस तरह का, ठीक है ना। ये एक होल होता है, आपको बताना पड़ना है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे 30% होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो ये पाई चार्ट इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है 2 3, ये किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। आपको आया समझिए। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ लाइन लगाकर, जो देसी तरीका होता है, तो ये आएगा 2 के साथ, ये आएगा ए के साथ और ये आएगा सीधा। इतना क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीदर इट इज ए रॉकेट साइंस। ये क्वेश्चन तो मैंने कहा ऐसे पैटर्न नहीं आएगा, तो आगे देख लेते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको ऑप्शन है तो आप दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। हम दोनों करेंगे यहाँ पे बिकॉज अब हमारा जो उद्देश्य है कि आपको मैक्सिमम वहाँ पे सॉल्व करके आएँ। कहता है कि इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइट आर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास पहले क्यूबाइट होता है क्या है 15 12 एंड 5, ये बस याद रखना फिगर, हमें और नहीं इंपॉर्टेंट है, फिगर ही याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूबाइट होता क्या है, क्यूबाइट एक ऐसी हमारे पास, सॉरी गाइज फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आ जाते हैं बैक टू वर्क, ठीक है, हो गया। क्यूबाइट की बात कर लेते हैं। क्यूबाइट होता क्या है असल में। क्यूबाइट हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसके 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, मेरे साथ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। यहाँ पे मैं एक क्यूबाइट बनाऊँगा। ये बन गया, यहाँ पे क्यूबाइट बन गया। इतना हो गया क्लियर। तो इसके आपको विजिबल 6 साइड नजर आएंगे, 2 आपको तो नहीं नजर आएंगे। इसमें होती है, इसको हम बोलते हैं लेंथ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये जो होगा ना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है हमारे पास ब्रेड्थ होती है, और ये जो ऊपर से नीचे तक ये होती है हाइट होती है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें कहता है लेंथ जो आपके पास है वो है 15 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो ब्रेड्थ है वो कहता है आपके पास 12 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पे जो हाइट है वो कहता है हाइट आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आई होप आई एम राइट, इतना ही होगा 15 12 एंड 5, 15 12 एंड 5। अब आपको लगाना है क्यूबाइट का एरिया। जब सरफेस एरिया क्यूबाइट का निकालते हैं तो वो बराबर होता है, सरफेस एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये वहाँ पे लगाना है। ट्वाइस अपनी जगह लिखेगा, लेंथ किसके बराबर है 15 इंटू 12
प्लस 12 × 5 प्लस करेंगे 5 × 15। ये हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला आएगा बना हुआ। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो 2 अपनी जगह रहेगा। 15 × 12 करो, ये किसके बराबर होता है, कर लेते हैं जल्दी से, 180 के बराबर आएगा। ठीक है, 15 × 12 × 5 ये आएगा 60 के बराबर आएगा, एंड प्लस ये 15 × 5 75 के बराबर आएगा। आई होप इतना आपको आ रहा होगा समझ। टू कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी फॉर दैट गाइस। 5 0 0 तो ये आएगा हमारे पास 5 आएगा। 7 और 6 आता है 13 और 8 आता है 21, तो वहाँ पे 1 लगेगा। एंड उसके बाद क्या आता है, 1 और 2 आता है, 3 आता है, तो 305 2 and 2 3 1 5। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 2 are 10, 2 1 are 2, 1 3 and 3 2 are 6। तो ये आपको टोटल इतना आता है। यहाँ पे लिखेंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है आप इतना लिखोगे। कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर करना, बस कंसेप्ट पे फोकस करना, कंसेप्ट और एरिया पे फोकस करना कि हमने यहाँ पे जो फार्मूला लगा रखा है वो हमने बिल्कुल एक्यूरेट लगा रखा है, इसमें कोई नो कन्फ्यूजन नहीं है, एंड आपको लेना भी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये उससे भी आसान क्वेश्चन, अगर आप ये करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। अब सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे सिलेंडर है, और सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना। अच्छा याद रखना, जब आप 3D फिगर्स करते हैं यहाँ पे दो तरह के एरियाज होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है भाई, आपको सरफेस कर्व्ड सरफेस को लेना होता है, आपको टॉप को छोड़ना होता है और बॉटम को छोड़ना होता है। फिर से बताता हूँ, आपके पास अगर एक फिगर है, ये आपके पास 3D फिगर है, ठीक है ना, कोई भी एक फिगर है, जिस तरह मैं ये ले लेते हो, हमारे पास सिलेंडर ही है, सिलेंडर हमारे पास। इसमें क्या होगा, जब अगर आप टॉप एंड बॉटम को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी एरिया को मेजर करोगे, वो आपके पास हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। बट अगर आप टॉप को भी इंक्लूड करते हो और बॉटम को भी इंक्लूड करते हो तो ये बन जाएगा आपके लिए टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ऊपर का ये वाला भी एरिया निकालना है, नीचे वाला ये वाला एरिया भी निकालना है, और साइड वाला एरिया तो निकालना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये होता है, जो हमारे पास सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया किस तरह निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्या लिख के दे दूंगा, ठीक है ना। उसका सरफेस एरिया आएगा, आपको याद रखना, यहाँ पे 2πr मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2πr, और यहाँ पे आएगा r+h। ये आपको मिलेगा रेडियस r, और ये मिलेगा आपको हाइट। तो ये वाला फार्मूला लगाकर आप इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, अब हमारे पास टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। इसका आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा 478 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया निकालना है तो आपको 478 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है। आई होप इतना आपको समझ आएगा, इतना क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, आता है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11 में से आपके पास ऑप्शन हैं, दोनों में से एक करेंगे। तो चलो ठीक है, हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड क्या कहते हैं इसको, आप फैक्टराइजेशन, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह उनको टैकल करेंगे, क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा फिर उसको मैं स्लाइड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो क्या हमारे पास है 15xy - 6x + 5y - 2, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब इसको क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना। तो मैं चलो ठीक है इसको सॉल्व करता हूँ, आगे निकाल कर ले जाता हूँ कहीं जहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आ गया। अच्छा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। 15xy को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5x और y, ठीक है। और ये बताओ कि मैं 6x को किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, तो आप इसको लिखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 या 3 × 2 कर सकता हूँ, कुछ भी। इसको मैं कर सकता हूँ -3 × 2x, ये भी हो गया। उसके बाद +5 को मैं ऐसे ही रखूँगा, +5x को आई थिंक ये 5x है, ये देख लेते हैं एक बार भी। ये +5y है, ये क्या हमारे पास +5y है, इसके साथ y है, ये भी याद रखना। तो मैं इस कलर से लिखूँगा +5y, और साथ में आएगा -2, क्या आएगा साथ में -2 आएगा गाइज। इतना हो गया क्लियर। अच्छा मैं इसमें कॉमन ले ले तो इसमें क्या क्या कॉमन आता है, यहाँ पे यहाँ तक क्या क्या कॉमन आपको लगेगा। यहाँ पे आपको एक तो 3 कॉमन लगेगा और दूसरा आपको x कॉमन लगेगा। मैंने इसको ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 5y - 2 बचेगा। इतना हो गया क्लियर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तब 1 हम कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर वही बचेगा 5y - 2, क्या बचेगा 5y - 2।
जब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे दो कॉमन हो तो वहाँ पे एक ही लेना पड़ता है, तो हमें लेना पड़ेगा 3x + 1 और दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा 5y - 2। तो यही हमें निकालना था, जो हमने निकाल दिया। आ गया समझ आपको? अच्छी तरह से ये दो आपको निकालने थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर दिया। बिल्कुल ईजी था। आपको इसी तरह एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी एक नज़र लगा देते हैं। अब आपको क्या निकालना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है ना। द कॉमन फैक्टर निकालना है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 10 की बात करते हैं, देख लेते हैं। 10 से स्टार्ट करता हूँ मैं। 10 पी क्या को आप किस तरह लिख सकते हो भाई? इसको आप लिखोगे 2 × 2 5 पी क्या हो × पी क्या हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद 20 की बात करते हैं, तो 20 को आप किस तरह लिख सकते हो? 20 आर क्या को किस तरह लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 4 × 2 5 और साथ में लिखोगे आर क्या हो, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आ जाता है 30 आ जाता है, ठीक है ना। 30 आपको किस तरह लिखोगे? 2 × 2 2 4 5 आर 2 × 3 6 × 2 5, ये इस तरह से आएगा। और साथ में क्या लिखेंगे हम? आर क्या हो, आर पी, सॉरी, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे कॉमन आपको क्या क्या मिलेगा? हमें कॉमन फैक्टर लिखना है। एक हमारे पास 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे आपको 5 नजर आएगा, यहाँ पे आपको 5 नजर आएगा, यहाँ पे आपको 5 नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको जो कॉमन फैक्टर मिलेगा इन तीनों का वो होगा 2 × 5 = 10। यही हमारा आंसर था। देखा ना कितना आसान था? इट्स मैजिक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज का एंड आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। इसको भी आराम से मैं बताऊंगा। हमें क्या था, हमें एक ग्राफ बनाना है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स को शो करना है 1 3 और 3 1 को ये पॉइंट शो करने हैं, ठीक है ना। और हमें बताना है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करता है। 1 3 एंड 3 1 ये पॉइंट आप याद रखना। यहाँ पे मैं एक रैंडम सा ग्राफ बना लेता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पे, ऑलराइट। इसका नाम क्या देता हूँ मैं? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये कंटिन्यू रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1 देयर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। अब हमारे जो पॉइंट से एक है 1 3 है, मतलब x है 1 और y है 3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा x1। यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आता है 1 3, ये है एक पॉइंट, सॉरी लिखा नहीं जाता यार, स्क्रीन पे मसला है। दूसरा है 3 1, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे 3 1, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। जब आप ट्रेस पेपर यूज़ करोगे तो ये बीच में आ जाता है कहीं, तो ये सपोज मान लो ये 3.50 के बराबर आएगा। नहीं, x है 0, यहाँ पे x हमारे पास क्या है 0, मुझे लगता है 4 पे ही आएगा ये। यहाँ पे हमने पॉइंट थोड़ा गलत लिए, तो ये आएगा, थोड़ा कट गया, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। एक पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे था एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट था हमें यहाँ पे था एक पॉइंट, ठीक है ना। जब आप इसको ट्रेस करोगे तो आपको जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो बनेगा 0,4, यहाँ पे 0 एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वाई के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो आएगा 4,0। आपको आ गया ये पॉइंट समझ अच्छी तरह से? इसमें कोई कन्फ्यूजन? तो ये आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना था। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन एंड इसी के साथ हमारा ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। आप देखोगे तो ये आर वाला ऑप्शन था, तो आर वाला अगर आप खुद ट्राई करना चाहे तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। इसी के साथ हमारा हो गया पेपर कंप्लीट। ये हमारा सेट सेकंड था। इसके बाद हम सेट थर्ड भी लाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।